प्यारे बच्चों, आज हम वापस मिले हैं और हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गुणसूत्र। हमने असल में वंशागति का गुणसूत्रीय आधार शुरू किया था और उसकी बाद वाली कक्षा में हमने गुणसूत्र पढ़े थे। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र कैसे होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में ऑटोजोम्स कहते हैं। ठीक है, अब इन लिंग गुणसूत्रों के प्रकार के आधार पर जीवों के प्रकार, लिंग गुणसूत्रों के प्रकार के आधार पर जीवों के प्रकार बेटा दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं समरूपी। क्या कहते हैं? समरूपी। समरूपी, इसको आप अंग्रेजी में कहते हो होमोमॉर्फिक। और जो दूसरे होते हैं उनको हम कहते हैं विषम रूपी, माने हीट्रोमॉर्फिक। विषम रूपी माने हीट्रोमॉर्फिक। ठीक है, समरूपी और विषम रूपी। अब इस सम का मतलब समान, जिसमें दोनों के दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान हो, उन जीवों को हम कहते हैं समरूपी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है मनुष्यों में मादाएं। उदाहरण मनुष्यों में मादाएं। जो मनुष्य में मादाएं होती हैं उसमें जो दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? XX। कैसे होते हैं? XX। और इन मादाओं को, अच्छा मादाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 में 42 जो जोड़े होते हैं, युग्म जो होते हैं, वो अलिंगी गुणसूत्रों के होते हैं, ऑटोजोम। तो मनुष्य की मादाओं को हम पूरी तरीके से कैसे प्रस्तुत करते हैं? इस तरीके से, दो जोड़े ऑटोजोम्स के प्लस XX, इस तरीके से। और विषम रूपी का मतलब होता है जिसमें दोनों जो लिंग गुणसूत्र हैं वो अलग अलग हों। इसका उदाहरण है मनुष्यों में नर। मनुष्यों में नर, जो नर होते हैं वो विषम रूपी होते हैं। कैसे? क्योंकि नर में एक गुणसूत्र X होता है और दूसरा गुणसूत्र होता है Y। ठीक है, और वैसे नर को हम कैसे व्यक्त करते हैं? XY। अब जो समरूपी होते हैं जब वो युग्मक बनाएंगे तो उनके जितने भी युग्मक होंगे वो सब एक ही प्रकार के होंगे। तो उनको हम समरूपी जीवों को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं समयुग्मकी, माने होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक, इसका मतलब है इसमें जो युग्मक होंगे वो दोनों युग्मक एक समान होंगे। तो जो अंडाणु बनाती हैं हमारी स्त्रियां मनुष्यों में, तो एक अंडाणु में होते हैं ऑटोजोम और X गुणसूत्र, और जो दूसरा अंडाणु बनता है उसमें भी ऑटोजोम प्लस X गुणसूत्र। तो जो समरूपी जीव होते हैं वो वास्तव में कैसे होते हैं? समयुग्मकी, होमोगैमेटिक। और जो विषम रूपी होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के युग्मक बनते हैं, तो इनको हम कहते हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी माने हीट्रोगैमेटिक। हीट्रोगैमेटिक। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है? इसके जो युग्मक होते हैं, भाई हमारे जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों में वो कैसे होते हैं?
या तो एक शुक्राणु में एल लिंग गुणसूत्र ऑटोजोम और एक्स गुणसूत्र होंगे, या फिर ए प्लस वाई होंगे। अब समझ में आया आपको मतलब? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लिंग गुणसूत्रों के प्रकार के आधार पर जीव आपके कितने तरीके के होते हैं? जीव आपके 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में हम देखेंगे आपके लिंग निर्धारण। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक है लिंग निर्धारण। माने सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटा, लिंग निर्धारण का मतलब होता है किसी जनसंख्या में नर अथवा मादा जीव की स्थापना, या किसी जीव में नर या मादा जनन अंग की स्थापना को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई स्त्री गर्भ से है तो यह पता लगाना कि लड़का होगा या लड़की, इसको हम क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण। और वैसे जो लिंग निर्धारण होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 3 प्रकार। और सबसे पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं क्या? लिंग का वातावरणीय या पर्यावरणीय निर्धारण। नंबर 1, लिंग का पर्यावरणीय निर्धारण। माने एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये जो लिंग निर्धारण का प्रकार है ना, जब मैं आपको इसके उदाहरण पढ़ाऊंगा आपको ऐसा लगेगा जैसे जादू सा हो रहा है। तो ये जो लिंग निर्धारण की विधि है ये किन जीवों में होती है? ये द्विलिंगी जीवों में होती है। इंग्लिश में इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। माने जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये किस में होती है? ये होती है द्विलिंगी जीवों में। ठीक है, अब मैं इसके उदाहरण बताऊंगा। तो मैं आपको खाली उदाहरण का नाम बताऊंगा, पूरी कहानी मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी। बेटा, एक समुद्री कृमि होता है, समुद्री मॉलस्क होता है। मॉलस्का पता है? जिसमें आपका पाइला होता है, पाइला, घोंगा, स्नेल, लोलीगो, सीपिया, ये सब पढ़ा है ना, ऑक्टोपस है ना। तो एक होता है क्रिपीड्यूला। क्रिपीड्यूला, ये जो क्रिपीड्यूला है ये है एक समुद्री मॉलस्क। अब ये जो समुद्री मॉलस्क है, अगर इसका अंडा एक खाली स्थान पे फूटता है, जैसे मैंने यहां पर एक कमरा बना दिया छोटा सा, और इसका जब अंडा खाली स्थान पर फूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से सदैव निकलेगी मादा, क्योंकि मादा ही होती है जो अगली पीढ़ी का विकास कर सकती है, अंडे देती है। तो सृष्टि ने मादाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, अगर यहां पर दूसरे कोने में यहां पर पहले से कोई मादा है तो जो दूसरा अंडा फूटेगा, दूसरा वाला, उसमें से क्या निकलेगा? नर। तो यह है लिंग का पर्यावरणीय निर्धारण। ठीक है, ऐसे ही एक और उदाहरण है, वो है बोनीलिया। नंबर 2, बोनीलिया। ये जो बोनीलिया है ये समुद्र में पाया जाने वाला कृमि है, वर्म है, मैराइन वर्म। तो ये एक समुद्री कृमि है। इसके साथ भी बेटा ऐसा ही होता है, अगर इसका अंडा खाली रिक्त स्थान पे, सुनसान स्थान पर निकलता है तो इसमें से सबसे पहले जो निकलती है वो मादा निकलती है। और मादा कितनी लंबी होती है?
3 सेंटीमीटर लंबी। लेकिन अगर पहले से उपस्थित मादा की उपस्थिति में अगर दूसरा अंडा फूटता है तो उसमें से नर निकलता है, और नर की लंबाई होती है 0.3 सेंटीमीटर। और ये जो नर है ये मादा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां अपना जीवन एक परजीवी के रूप में व्यतीत करता है। तो ये देखो, जो नर है वो मादा से 10 गुना ज्यादा छोटा है। तो ये क्या हो गया, जादू सा है ना, कि अंडा सुनसान पे फूटेगा तो मादा निकलेगी, और पहले से मादा होगी तो नर। असल में होता क्या होगा आपको तो पता है, ये जो जंतु होते हैं, निम्न जंतु या उच्च जंतु, इसमें कुछ लिंग हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो पहले से मादा है तो उस पर्यावरण में उस मादा के जो लिंग हार्मोन है, जिसको आप फीरोमोन्स कहते हैं, उसकी खुशबू व्याप्त है। तो द्विलिंगी जीव जो दूसरा निकलेगा उसका क्या चीज पहले परिपक्व होंगे, वृषण, टेस्टिस, नर जननांग, तो वो नर बन जाएगा। ये कहानी होती है। ऐसे ही एक और जीव होता है जिसको हम कहते हैं ओफायरोटोका। ये अलग ही कहानी है। ये है ओफायरोटोका। बेटा ये जो ओफायरोटोका होता है, जब ये तरुण होता है, जब ये छोटा होता है, तो तरुण लिख देता हूं, तरुण, तब तो ये होता है नर। और जब ये बड़ा हो जाता है, जब ये वयस्क बन जाता है, तो ये परिवर्तित किस में हो जाता है, मादा में। इसका मतलब है कि इनमें जो नर होते हैं वो तरुण अवस्थाओं में, छोटी अवस्थाओं में भी जनन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ये होते हैं मगरमच्छ, कुछ मगरमच्छ और कुछ छिपकलियां। ठीक है। नंबर 4, मगरमच्छ व कुछ छिपकलियां। और छिपकली का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसका वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं मैं आपको, एगेमा एगेमा। इसमें बेटा लिंग का निर्धारण जो है वो तापमान करता है। क्या करता है, तापमान। अगर तापमान उच्च है तो इसमें 2 पॉइंट्स बनेंगे, उच्च तापमान, और उच्च का मतलब है 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो अगर इतने तापमान पर इनके अंडे फूटेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, उसमें से नर निकलेंगे। लेकिन अगर इनका तापमान है कम, कम का मतलब बहुत कम नहीं, आपको आश्चर्य होगा, अगर उस टाइम पर्यावरण में जो तापमान है वो है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, तो अंडों में से निकलेंगी मादाएं। तो इनमें मगरमच्छों में और कुछ छिपकलियों में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तापमान। ठीक है। फिर 5वां जो है वो है कुछ कछुओं में, जो टर्टल्स होते हैं। ठीक है। और उस कछुए का उदाहरण है ग्रिप्टिमिस। ठीक, कुछ कछुओं में, और कछुओं का उदाहरण है ग्रिप्टिमिस। इसमें भी जो तापमान है वो ही लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली, यदि तापमान होता है 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तो इसमें क्या उत्पन्न होंगी, मादाएं। अगर तापमान होगा 28 डिग्री सेल्सियस से कम, तो क्या निकलेंगे अंडों में से, नर। और अगर तापमान होगा 28 से 33 डिग्री के बीच में, तो नर व मादा बराबर या समान मात्रा में। जैसे 6 अंडे होंगे तो 3 में से नर निकल जाएंगे, 3 में से मादाएं निकल जाएंगी मात्रा में। तो बेटा इस तरीके से यह है लिंग का पर्यावरणीय निर्धारण। अब दूसरा जो तरीका है वो है जिसमें जीन्स लिंग का निर्धारण करते हैं, उसको कहते हैं जीनिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। नंबर 2,
जीनिक नहीं, लिंग का जीनिक या नॉन एलोसोमिक निर्धारण। इसको आप लिखते हैं जीनिक या नॉन एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसमें कुछ जीन्स हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं। इसके 3 उदाहरण हैं, प्रमुख उदाहरण 3 हैं। सबसे पहला है जीवाणुओं में जो लिंग का निर्धारण करता है वो करता है एफ कारक। एफ का मतलब होता है प्रजनन कारक, माने फर्टिलिटी फैक्टर। तो मैं तो बस सिंपल लिख रहा हूं, पहला उदाहरण जीवाणुओं में लिंग का निर्धारण करता है एफ कारक। इसका मतलब होता है प्रजनन कारक माने जनन कारक माने फर्टिलिटी फैक्टर, और ये जीन होता है और ये कहां उपस्थित होता है, प्लाज्मिड्स में। और प्लाज्मिड जीवाणु के क्या होते हैं, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। तो ये है किसमें, ये कहां पर उपस्थित होता है, प्लाज्मिड्स पर, प्लाज्मिड्स पर। ठीक है। दूसरा नंबर है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ एक जीन के कारण लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, ये पहले तो हरित शैवाल था, आजकल ये प्रोटिस्टा में रखा गया है, क्लेमाइडोमोनास। तो बच्चा क्लेमाइडोमोनास में एक जीन है जो लिंग का निर्धारण करता है। ऐसे ही मक्का, नंबर 3 है मक्का, माने मेज, जिसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। ठीक है। तो मक्के में 2 जीन होते हैं। ठीक है। तो एक जीन जो है वो मादा पुष्पक्रम का निर्धारण करता है, मादा पुष्पक्रम, जिसको आप भुट्टा कहते हो। आप खाते हो ना भुट्टा, तो वो तो होता है क्या, मादा पुष्पक्रम। और एक दूसरा जीन जो होता है, दूसरा जीन वो किसका निर्धारण करता है, वो निर्धारण करता है नर पुष्पक्रम का, नर पुष्पक्रम। इस नर पुष्पक्रम में दाने नहीं होते, इसको टैसल कहते हैं, टैसल। और इसे कहते हैं भुट्टा माने कॉब। ये फर्क होता है नर और मादा पुष्पक्रम में। तो ये था लिंग का जीनिक या नॉन एलोसोमिक निर्धारण, माने इसमें एलोसोम्स माने लिंग गुणसूत्र भाग नहीं लेते हैं। ठीक। अब जो तीसरा लिंग का निर्धारण है वो है एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स या क्रोमोसोमल। नंबर 3, लिंग का गुणसूत्रीय या एलोसोमिक निर्धारण, माने क्रोमोसोमल या एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसमें लिंग का निर्धारण कुछ विशेष गुणसूत्र करते हैं जिनको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र माने सेक्स क्रोमोसोम। जैसे आपको पता है मनुष्यों में अगर वाई गुणसूत्र होगा तो लड़का होगा, और अगर वाई गुणसूत्र अनुपस्थित होगा तो लड़की होगी। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो लिंग निर्धारण है ये 5 तरीके के होते हैं। हम 5 तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं XY विधि। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं ZW विधि,
W विधि। तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं X0 विधि, और जो चौथा होता है उसको हम कहते हैं Z0 या ZO विधि, और जो पांचवा होता है उसको कहते हैं अगुणिता द्विगुणिता, माने हैप्लोडिप्लॉइडी, इंग्लिश में बाद में लिखेंगे, या फिर इसको हम कहते हैं मधुमक्खी विधि, मधुमक्खी विधि। अच्छा, ये सारी विधियां हमको पढ़नी है, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक छोटा सा चार्ट, है ना, उसमें ज्यादा समझ में आता है। ये सब समझ में आया? ये एक बार सुनते ही याद हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे मार्क्स आते हैं इसमें, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये लिंग गुणसूत्र की गुणसूत्रीय विधि, है ना, क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। चलें बेटा, इसमें जो हम सारणी बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको कैसे करें, ठीक है। सबसे पहली जो विधि है वो है XY विधि, XY विधि। अब इस XY विधि में सबसे पहले ये किन जंतुओं में होती है? नंबर 1, जंतुओं में उदाहरण, बेटा ये काफी तरह के जंतुओं में होती है, जैसे स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जंतु हैं, मनुष्य हैं, और कुछ कीटों में होती है जैसे ड्रोसोफिला, जिसे फल मक्खी कहते हैं, ठीक है, स्तनधारी तथा कुछ कीट जैसे ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला माने फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। दूसरी, पादपों में उपस्थिति, ठीक है, पादपों में ये आवृत बीजियों में होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मिलेंड्रियम। बेटा मिलेंड्रियम का सामान्य नाम होता है लाइकनेस, और ये होता है सैलिक्स में, इलोडिया में, कॉक्सीनिया में, सैलिक्स, इलोडिया और कॉक्सीनिया। आदि बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगला जो है तीसरा पॉइंट, मादाएं। मादाएं बेटा, इनमें जो XY विधि में जो मादाएं होती हैं वो समरूपी होती हैं, माने होमोमॉर्फिक, ठीक है, माने XX, और क्योंकि ये XX होती हैं तो ये कैसी होती हैं? ये होती हैं समयुग्मकी। और मादाओं में जो युग्मक होते हैं, युग्मक, वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं वो बनते हैं A+X
तथा a प्लस एक्स। लेकिन जो इनमें नर होते हैं वो होते हैं विषम रूपी, माने एक्स वाई, और नर में जो युग्मक बनते हैं, युग्मक वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं a प्लस एक्स तथा a प्लस वाई। मतलब एक शुक्राणु में x गुणसूत्र होता है और दूसरे में y होता है। अब इस विधि में नर होने के या मादा होने की कितनी संभावनाएं होती हैं? तो वो हम लिखेंगे लिंग अनुपात। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात होता है 1:1। मतलब लड़का या लड़की होने की जो संभावना होती है, जो चांस होता है, वो 50-50% होता है। एक्स वाई विधि के बाद जो अगली विधि है वो है ZW विधि। तो यहां आप लिखेंगे ZW विधि। ये जंतुओं में किस किस में पाई जाती है? ये कुछ पक्षियों में, कुछ रेप्टाइल्स में, सरीसृपों में और मछलियों में। ठीक है, सो कुछ पक्षी, रेप्टाइल माने सरीसृप तथा मछलियां। पादपों में ये एक ही में होते हैं, जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉबेरी कहते हैं, और उसका नाम है फ्रेगारिया। फ्रेगारिया पूरा नाम है फ्रेगारिया इलिएटर। फ्रेगारिया इलिएटर। ठीक है, इनमें जो मादाएं होती हैं वो विषम रूपी होती हैं, माने ZW। इसका मतलब इनके युग्मक क्या होते हैं? A प्लस Z तथा A प्लस W। इसका मतलब यह है हमारे अंदर Y गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करता है, इनके अंदर W गुणसूत्र मादा लिंग का निर्धारण करता है। यह बात आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, इनमें जो नर होते हैं वो समरूपी होते हैं ZZ, और उनके युग्मक होते हैं A प्लस Z तथा A प्लस Z। A प्लस Z तथा A प्लस Z। और इसमें जो लिंग अनुपात होता है वो भी क्या होता है? 1:1। मतलब इसमें भी लड़का और लड़की होने की संभावना 1:1 होती है। अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, वो ये है, ये जो दोनों विधियां हैं, XY विधि और ZW विधि, देखिए इधर, इसको कौन से वैज्ञानिक ने खोजा था? विल्सन और स्टीवेंस ने। तो इन दोनों के आगे हम ऐसे कर देते हैं। और इन्होंने किस में खोजा था? एक मिल्क वीड बग है, उसमें इन्होंने खोजा था। तो मिल्क वीड बग, और इसका वैज्ञानिक नाम है लाइगियस टर्सिकस। लाइगियस टर्सिकस में विल्सन व स्टीवेंस ने खोजा। तो इन दोनों प्रकार के लिंग निर्धारण को लाइगियस प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। लाइगियस प्रकार। ठीक है, जबकि ये जो नीचे वाले दो हैं X0 और Z, ये जिस जीव में खोजा गया था उसका नाम था प्रोटीनर, इसलिए इसको प्रोटीनर प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। प्रोटीनर प्रकार का लिंग निर्धारण। बेटा चीजें समझ में आ रही हैं, है ना? हाँ या ना? अब इधर आते हैं वापस। ये हो गया ZW विधि। अब ZW विधि के बाद जो तीसरी विधि है वो है X। भाई बहुत से लोग इसको XO विधि कहते हैं, बहुत से लोग इसको X0 कहते हैं। मेरे हिसाब से 0 ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें मादाओं में सिर्फ एक ही नर में केवल एक ही X गुणसूत्र होता है। तो अगली विधि है X0 विधि। ये X0 विधि किन किन जंतुओं में पाई जाती है?
गोलकृमि जो राउंड वर्म्स होते हैं, और कुछ कीट, गोलकृमि व कुछ कीट। और कौन कौन से कीट हैं? ये टिड्डा माने ग्रास हॉपर, कॉकरोच और ट्री बग्स। ठीक है, सो टिड्डा, काकरोच, वैसे काकरोच को तिलचट्टा कहते हैं, ठीक है, और ट्री बग्स। अच्छा, पौधा सिर्फ इसमें एक ही है जिसका नाम है डायस्कोरिया सिनुएटा। ठीक है, डायस्कोरिया सिनुएटा, डायस्कोरिया सिनुएटा। ठीक है, इसमें जो मादाएं होती हैं ये बिल्कुल हमारी तरह होती हैं, माने XX, तो इनके युग्मक होंगे A+X तथा A+X। ठीक है, और जो नर होते हैं वो होते हैं X0। तो इसमें एक युग्मक होता है A+X और दूसरा युग्मक होता है A+0, माने इसमें लिंग गुणसूत्र होता ही नहीं है। और इसका भी लिंग अनुपात क्या होता है? 1:1। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टिड्डा। टिड्डा, और टिड्डे में क्या होता है? देखो मैंने लिख दिया है टिड्डा। टिड्डे में मादा में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24, और नर में कितने होंगे? 23। समझ में आया? तो इस लिंग निर्धारण की विधि में मादा में नर की अपेक्षा एक गुणसूत्र ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण है जिसको स्क्वैश बग कहते हैं, अनस। अनस में नर में 21 गुणसूत्र होते हैं और मादा में 22 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा बस ध्यान रखना है। अब जो चौथी विधि है वो है Z0 विधि। देखिए, Z0 विधि, ये जो Z0 विधि होती है ये कुछ मॉथ में होती है और कुछ तितलियों में होती है। कुछ मॉथ व तितलियां। ठीक है, पादपों में यह विधि उदाहरण अभी तक पता ज्ञात नहीं है। इनमें जो मादाएं होती हैं वो विषम रूपी होती हैं, माने Z0, और युग्मक क्या होता है? A+Z तथा A+0, A+Z तथा A+0। समझ में आया? और जो इसमें नर होते हैं वो होते हैं समरूपी, माने ZZ, A+Z तथा A+Z। तो ये जो विधि है ये एक्सो विधि के एकदम विपरीत है, और इसमें भी जो लिंग अनुपात होता है वो होता है 1:1। ठीक है, और इसमें मादाओं में नर की अपेक्षा एक गुणसूत्र कम होता है। ठीक है, और यहां पर नर में कम होता था, यहां मादाओं में कम होता है। जैसे कुछ तितलियों में नर में गुणसूत्र संख्या है 48 लेकिन मादाओं में है 47। तो इस तरीके से। ठीक है, अब इस विधि का लिंग ये कौन सा था? लिंग का गुणसूत्रीय निर्धारण या एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसकी एक पांचवी विधि है जिसको हम कहते हैं अगुणिता द्विगुणिता, मतलब हैप्लोडिप्लॉइड या मधुमक्खी विधि। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि उसको पढ़ने में काफी टाइम लगता है। हम इसमें एक काम करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, वो है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। देखिए नेक्स्ट, मनुष्यों में लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन
इन ह्यूमंस। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो हमारे अंदर जो लिंग निर्धारण होता है वो कौन सी विधि से होता है? वो होता है XY विधि। किससे होता है? XY विधि से। ठीक है, अब हमारे अंदर जो मादाएं होती हैं, मादाएं, उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 46। 22 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र। तो इनको हम लिखते हैं 44 प्लस XX। और जो हमारे नर होते हैं, नर होते हैं 44 प्लस XY। ठीक है, अब इसमें होगा युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक बनेंगे। युग्मक जनन माने गैमीटोजेनेसिस। और कौन सी विधि से होगा युग्मक जनन? मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन से। तो इसमें जो युग्मक बनेंगे वो बनेंगे 22 प्लस X और 22 प्लस X। और नर में कैसे बनेंगे? इसमें बनेंगे 22 प्लस X और 22 प्लस Y। और अब क्या क्रिया होगी? अब होगा निषेचन। और ये जो थे ये क्या थे? ये थे युग्मक। अब निषेचन करवाते हैं। अगर इसका निषेचन इससे होता है तो 22 और 22 क्या हो गए? 44 प्लस XX। इसका निषेचन इससे करवाते हैं, फिर क्या बनेगा? 44 प्लस XX। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका निषेचन इससे कराएंगे तो क्या आएगा? 44 प्लस XY। और अगर इसका निषेचन इससे कराएंगे तब भी क्या आएगा? 44 प्लस XY। तो इसका मतलब ये जो हैं ये आई हैं 2 मादाएं और यहां पर आए हैं 2 नर। ये अनुपात है। तो कट कटाकर क्या हो जाएगा? 1:1। मतलब जब भी निषेचन होता है और जब भी गर्भावस्था मनुष्य की स्त्रियों में स्थापित होती है तो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कब हो जाता है? निषेचन के समय। अगर X वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित होगा तो लड़की होगी, Y वाला शुक्राणु X वाले अंडाणु से निषेचित होगा तो नर होगा, पुत्र होएगा। तो लड़का होगा या लड़की, इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? पुरुष। ठीक है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में किसको माना जाता है अपराधी? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है? पुरुष प्रधान है। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। हर एक को अपने बच्चे के रूप में लड़का ही चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए किसको दोषी मानते हैं? स्त्री को दोषी मानते हैं, ना कि पुरुष को। जबकि लड़का या एक स्त्री के अंदर दोनों बच्चों को उत्पन्न करने की क्षमता बराबर होती है। यह निर्धारित करता है नर पर कि बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, और ये कब हो जाता है? ये निषेचन के समय ही निश्चित हो जाता है। और गर्भ में पल रहे शिशु का किसी भी प्रकार की चिकित्सा, सर्जरी, किसी भी प्रकार की औषधियों से, किसी भी जादू तंत्र मन टोना टोटका से गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग नहीं बदला जा सकता। अब यह है लिंग निर्धारण की भ्रांतियां। ठीक है, भ्रांतियां देखिए। भ्रांतियां माने भ्रम, माने मिथ।
ठीक है। असल में आप लोग भारतीय समाज में रहते हैं, तो यहाँ पर जिस बच्चे को ज़्यादा प्रामाणिकता मिलती है, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, महत्व मिलता है, वो पुत्र होता है। तो अब क्या होता है, अगर किसी की पहले से 1-2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो वो अब अगला जो चांस लेगा वो बेटे के लिए लेगा। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के साधु बाबा तांत्रिकों और इन सब के पास जाते हैं। वो तांत्रिक कहता है कि जब तीसरा महीना शुरू हो, उस दिन आप मेरे पास आना। तो वो परिवार के लोग अपनी बहू को या अपनी लड़की को तीसरे महीने में, जैसे वो तांत्रिक बताता है, अपनी बेटी को उसके यहाँ ले जाते हैं। वो तांत्रिक एक पुड़िया देता है दवाई की। वो अब अलग अलग तांत्रिकों के अलग अलग रूल होते हैं, जितना मैंने इसको पढ़ा है, तो कोई 1 दिन की दवाई देता है, कोई 3 दिन की दवाई देता है, और इस दवाई को खाने के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे सूरज छुप रहा हो, चंद्रमा निकल रहा हो शाम का समय, गोधूली बेला जिसे कहते हैं, उसमें दवाई खानी होती है। बहुत सारे वो परहेज बता देता है, कौन सी दाल खानी है, नहीं खानी है, बकवास चीजें। अब वो स्त्री उस दवाई को ग्रहण कर लेती है और वो निश्चिंत हो जाती है कि भाई मेरे तो 9 महीने के बाद जो बालक होएगा वो बेटा ही होगा। अब अगर बेटा हो जाता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, और उस तांत्रिक या साधु बाबा को जाकर वो फल फूल, पैसे, मिठाई, कपड़ों से, गहनों से लाद देते हैं, जितनी जिसकी क्षमता होती है। अब अगर हो जाती है लड़की, तो परिवार में छा जाता है मातम। अब परिवार वाले थोड़े लड़ने के उद्देश्य से उस तांत्रिक के पास जाते हैं कि बाबा तुमने तो दवाई खिलाई थी, फिर भी हमारी बहू के लड़की हो गई। अब वो बाबा कहता है कि तुम अपनी बहू को साथ लेके आओ। अब कुछ दिनों के बाद वो उसको लेके जाते हैं। तो कुछ केस में तो ऐसा होता है वो बाबा ही भाग चुका होता है, और अगर वो रहता है तो वो बहू से सवाल करता है कि बेटा जब तुमने दवाई खाई थी उसके बाद तुम्हें उल्टी हुई थी या नहीं? उल्टी माने वॉमिटिंग, ठीक है। वो कहती है नहीं बाबा नहीं हुई। तो बेटा अगले दिन सुबह हुई थी? तो वो औरत कहती है नहीं बाबा नहीं हुई। तीसरे दिन हुई थी? हाँ बाबा तीसरे दिन हो गई थी। असल में ये हमारी मानसिकता है कि जब शुरू का जो तिमाही होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के 3-3.5 महीने तक उल्टी आना, जी मिचलाना, ये बड़ा समान सी चीजें हैं जो गर्भवती स्त्रियों के साथ होती है। तो जैसी वो औरत कहती है बाबा तीसरे दिन सुबह सुबह उल्टी हो गई थी, तो बाबा चिल्लाता है देखा मेरी दवाई तो आपको पची ही नहीं, आपको डाइजेस्ट ही नहीं हुई, तो आपको तभी मेरे पास आना चाहिए था। ये बाबा बड़ा चालू है। जब इसने 3 महीने पहले दवाई, मतलब जब उसने दवाई दी थी, तब उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि उल्टी आए तो मेरे पास तभी आना। बड़े चालू होते हैं ये, क्योंकि कोई भी दवाई, कोई भी चिकित्सा जो है वो आपके लिंग का परिवर्तन नहीं कर सकती। अब सुनिए, तो वो अब परिवार सोचता है बाबा तो सही कह रहा है, उल्टी आ गई, इसको पची नहीं। तो अब वो कहते हैं बाबा अब क्या करें? तो बाबा कहता है अब जब अगली बार जब गर्भ धारण होगा तब तीसरे महीने आ जाना। तो ये सब झूठ, बकवास, कपटीपंती और ये सब उल्टी सीधी चीजें हैं। तो इनसे कभी भी गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग नहीं बदल सकता, बल्कि इस भ्रूण में बहुत सारे मानसिक विकार, रोग आदि उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। या फिर होगा तो लड़का, जैसे पहले से वो लड़का है, लेकिन क्या होगा उसके अंदर कुछ व्यवधान, कुछ त्रुटियां, कुछ विकार हो जाएंगे, जैसे गायनेकोमेस्टिया, जैसे उसके अंदर मादा हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाएंगे तो उसके स्तन विकसित हो जाएंगे। या फिर अगर वो लड़की है और उसमें हार्मोन परिवर्तन हो गया तो उसकी मूछें दाढ़ी निकली आएंगी और बहुत सारे विकार आ जाएंगे। स्त्रियों के द्वितीय जनन लक्षण कम होंगे, पुरुष के लक्षण आ जाएंगे, या फिर मानसिक विकार आ सकते हैं। तो ये सब जो दवाइयां हैं, बकवासबाजी है, तंत्र मंत्र, ये सब बकवास चीजें हैं। इनसे जो गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है उसमें बहुत सारे विकार आ सकते हैं, जीन उत्परिवर्तन हो सकते हैं, और इस सब के अध्ययन को हम निरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरूपता माने टेरिटोजेनिसिटी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रोग हैं, जैसे कुछ तो ये शुरू में ही दे देते हैं दवाई, निषेचन से पहले ही दवाई देना शुरू कर देते हैं, है ना, कि जब गर्भ चढ़ेगा तो लड़का ही बनेगा। तो उस केस में क्या होता है, इन औषधियों के कारण डाउन सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है। तो क्योंकि आप विज्ञान के छात्र छात्राएं हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, कल को हमारे देश के, मतलब देश के आप ही भविष्य हो, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लड़का और लड़की को जब सृष्टि
1:1 में बना रही है, तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम सिर्फ एक ही लिंग के प्रति आकर्षित हों और सिर्फ एक ही लिंग के बच्चों को, केवल लड़कों को ही जन्म देने की कोशिश करें। अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो गर्भ कौन धारण करेंगे? आप सोचो कि आप 17-18 साल के बच्चे हो, है ना, कल को 6-7 साल बाद आप डॉक्टर्स वगैरह बन जाओगे, और सोचो देश में हर साल जो है 50,000 डॉक्टर बनते हैं, और सभी की सभी युवा वर्ग चाहे कि उनके लड़के ही हों, तो लड़कियां होंगी ही नहीं। लड़कियां नहीं होंगी तो गर्भ कौन धारण करेंगे? लड़के, बोलो। तो इसलिए हमें गर्भ में पल रहे भ्रूण के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? और इन भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, अगर आपके घर में, परिवार में, आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर ऐसी कुप्रथाएं चल रही हैं तो आपको उनको समझाना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हम आज अपनी पढ़ाई रोकते हैं और हम कल मिलेंगे इसी समय पर, और हम कल पढ़ेंगे मधुमक्खी विधि, माने हैप्लोडिप्लॉइडी। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ के नीट में आपका चयन हो। ठीक है, तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।